गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू योर चैनल सी फॉर केमिस्ट्री क्लास। आज का टॉपिक जो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ से एक नई सीरीज केमिस्ट्री की शुरू होगी जहाँ पर हम बॉन्डिंग के बारे में प्ले करेंगे, उसके बारे में खेलेंगे। फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे इस केमिकल बॉन्डिंग में आखिर कोई भी एटम दो बॉन्ड बनाते क्यों हैं। मतलब ऐसी क्या ज़रूरत है इनको आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाने, फ्रीली एग्जिस्ट क्यों नहीं करते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे, ठीक, यानी हमें ये देखने को मिलेगा कि वो किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं। तो ये सब डिस्कशन हम आज के टॉपिक में करेंगे। लेटर हम ये जानेंगे कि कितने तरीके से हम बॉन्डिंग बना सकते हैं, कौन कौन से अलग अलग मेथड्स हैं, कई सारी थ्योरीज आने वाली है, लॉट मोर थिंग्स आर गोइंग टू एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरे एंटायर केमिस्ट्री जो है इस चैप्टर पे डिपेंड करती है। जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम को जानना बहुत ज़रूरी था कि एटम होता कैसे, कितने टाइप के हमने उसकी थ्योरीज पढ़ी, क्या क्वांटम प्रिंसिपल, क्वांटम नंबर्स जो भी हमने स्टडी करा आज यूज़ करते हैं हम उसको। इससे प्रीवियस चैप्टर भी हमने यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी। आयनाइजेशन थेरेपी, इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी, इलेक्ट्रोनेगेटिव, उनके बारे में एक एक हमने लेक्चर पूरा कंप्लीट 40 मिनट्स के लेक्चर बना रखे एक एक टॉपिक में। तो ये सब चीज़ें जो है आपके एंटायर केमिस्ट्री में यूज़ होने वाली हैं। सो दिस इज नॉट जस्ट फॉर दिस चैप्टर कि अरे ये चैप्टर समझ के एग्जाम में पास हो जाएंगे। दिस चैप्टर यू विल कैरी ऑन थ्रू आउट टिल द एंड ऑफ द 12th और आगे भी यूज़ होता रहेगा। तो आज से हमने जो सीरीज शुरू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो लेट्स स्टडी वन बाय वन देन। तो सबसे पहला टॉपिक आज का यही है कि केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। तो बच्चों, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो हमें ऑलरेडी पता है या हम लोग कई बार सुन चुके हैं आयनिक नेचर। आयनिक आयन से दिमाग में यही आता है कि समथिंग पॉजिटिव चार्ज, कुछ नेगेटिव चार्ज है। अब बॉन्ड है तो इसका मतलब बॉन्ड इज टू कनेक्ट द टू एलिमेंट, किसी दो के एलिमेंट को कनेक्ट। क्या नेचर है? आयनिकली, इलेक्ट्रोवैलेंट जिसको भी बोला जाता है। यानी एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। सिंपल सा फिनोमेना तो यही है। ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिकली अट्रैक्ट करेगा, जिसको हम बोलते हैं कूलाम्बिक फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो कि दो अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करता है, बॉन्ड बनाता है, और यही बॉन्ड जो है आपका आयनिक बॉन्ड कहलाता है। ठीक है। तो जनरल इंट्रोडक्शन तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड का यही है कि देयर विल बी अ पॉजिटिव चार्ज, कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट होगा और कोई एक नेगेटिव चार्ज एलिमेंट होगा। रिमेंबर, अपोजिट चार्ज होना यहाँ पर जरूरी है। सेम चार्ज विल रिपेल एंड अपोजिट चार्ज विल अट्रैक्ट। तो यहीं पर ही जो फॉर्मेशन होती है आयनिक बॉन्डिंग की होती है। तो स्टार्टिंग में एक लुइस और कॉजल जो थे, ठीक है, तो दो साइंटिस्ट थे लुइस एंड कॉजल। 1916 में इन्होंने काफ़ी रिसर्च करी कि भाई एलिमेंट बॉन्डिंग बनाते क्यों हैं। तो स्टार्टिंग उन्होंने इलेक्ट्रोवैलेंट के नेचर से ही करी थी। तो उन्होंने ये देखा कि अगर हम जैसे कि अगली स्लाइड में देखते हैं जिसका नाम है लुइस सिंबल। तो लुइस सिंबल की फॉर्मेशन हुई क्यों, मैं थोड़ा उसको डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है। तो हुआ क्या बच्चों की, ये देखा गया कि हर एलिमेंट्स आखिर रिएक्ट क्यों करना चाहता है। तो जब तक हमने देखा है कि आप शायद पहले भी जानते होंगे कि इस पूरे पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्टेट फुल नहीं है। किसी के हाफ फिल हैं तो किसी के फुल फिल्ड हैं। जिनके फुल फिल्ड हैं वो भी स्टेबल हैं और जिनके हाफ फिल्ड है वो भी स्टेबल है, यानी ये अब किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे कन्फिग्रेशन हम नोबल गैस के लिए जानते हैं, है ना, हीलियम का कन्फिग्रेशन है। अब हीलियम के कन्फिग्रेशन में हम यही जानते हैं 1s2 है, फुलफिल्ड स्टेट है ना। वहीं पर ही अगर हम किसी और का हीलियम नियॉन, तो यहाँ पर हमें पता है कि इसका p ऑर्बिटल तक फिल होगा 1s2 2s2 2p2। तो जब दोनों साइंटिस्ट लुइस और कॉजल ने स्टडी करी और इन दोनों को टेस्ट किया, रिएक्शन करवाया, तो देखा कि रिएक्शन कर नहीं रहे। और कोई अदर एलिमेंट लाइक हमारे पास हाइड्रोजन है जिसके पास 1s1 है, या फिर कोई दूसरा एलिमेंट है जैसे कि क्लोरीन है जिसके पास 1s2 2s2 2p में 5 है, यानी जिनके पास इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके शेल में, वो रिएक्ट कर रहे थे। तब लुइस ने एक सिंबल दिया, इन्होंने रिप्रेजेंटेशन बताया कि वैलेंस शेल को रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि देखिए, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट तो करते कौन है? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा याद रखेंगे। किसी भी बॉन्डिंग में जब भी किसी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट होना है टू गेट स्टेबल, ठीक है, स्टेबल का मतलब है यहाँ पर कि एक ऐसी अवस्था में आना जहाँ पर वो किसी से रिएक्ट ना करे, यानी उसको अपनी एनर्जी खर्च करके नहीं करना। आप मैं सब हम ये भी तो स्टेबल करने के लिए करते हैं ना, पढ़ाई क्यों कर रहे हो? स्टेबल करने बनने के लिए। आगे जाके बहुत मेहनत ना करने में भी मेहनत कर लेते हैं, अच्छे रिजल्ट ले आते हैं। अच्छा रिजल्ट आएगा तो अच्छी जॉब मिलेगी या अच्छा कुछ भी करेंगे, है ना। टू गेट स्टेबल एवरी एलिमेंट इज इन द नेचर इज वर्किंग। अपने आप को स्टेबल करने के लिए ही वर्क कर रहा है। उसके लिए क्या है कि वो कई सारे अपॉर्चुनिटीज की तरफ भागता है। तो कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं
शेयरिंग करते हैं जिसको हम कोवलेंट नेचर बोलते हैं, है ना। कोवलेंट बॉन्डिंग की बात हम बाद में करेंगे, कैसे बनता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और कुछ एलिमेंट जो है वो शेयरिंग के अलावा आयनिकली अट्रैक्ट होते हैं, जैसा कि हम आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो बिफोर दैट हम थोड़ा लुईस सिंबल के बारे में यही जान रहे हैं कि लुईस ने यही बताया कि सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फुलफिल होने चाहिए, जिससे इनकी स्टेबिलिटी होती है। जिनकी नहीं होती है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ये था कि अगर वैलेंस शेल के एक इलेक्ट्रॉन को दिखाना है तो हम एक डॉट लगा देंगे। जैसे अगर हमें क्लोरीन के वैलेंस शेल देखें तो वैलेंस शेल हमारे पास क्लोरीन का 2s2 2p5 है, तो यहाँ पर 7 डॉट आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और यही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग। कुछ सिग्निफिकेंस ये था कि इससे आसान हो जाता है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना, जो पार्टिसिपेट करेंगे एक्चुअल में। अब जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर तो इसकी वैलेंसी 1 है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, अपने आप को स्टेबल बनाएगा। और ये एक ऐसा एलिमेंट है हाइड्रोजन जो कि डुप्लेट फॉर्म करेगा, यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना बन जाएगा, 1s2 बन जाएगा, डुप्लेट। ये डुप्लेट हो गया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में आ रहे। और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो वो ऑक्टेट बनाने के लिए करेंगे, यानी अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली फिल करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं ये कहता हूँ कि ऑक्टेट यहाँ पर ही बन जाए, यही एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अलावा यानी ऑक्टेट होने के अलावा इसके बाद भी कुछ एलिमेंट्स आगे फर्दर जो हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या एक्सचेंज करते हैं, यानी वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन के अलावा जो है मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन भी लेते हैं। ऐसे भी कुछ हमारे पास एग्जांपल, जैसे कि PCl5 हो गया, है ना, फास्फोरस को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 क्लोरीन से रिएक्ट करा, IF7 हो गया, SF6 हो गई। तो ये वो एग्जांपल्स है जो कि ऑक्टेट टूल के बियॉन्ड है, यानी लिमिटेशन में है। चलिए वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये है कि लुईस ने रिप्रेजेंटेशन इन डॉट्स के थ्रू करा। तो इन्होंने बोला कि अगर अप टू 4 है, जैसे 1 2 3 4, अगर वैलेंस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी भी यही रहेगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। अब जैसे हाइड्रोजन के 1 है तो 1 रहेगी, है ना। अब यहाँ पर बेरिलियम है तो बेरिलियम के कितने होते हैं, 1 2 डॉट्स होते हैं वैलेंस शेल में, तो 2 ही इसकी वैलेंसी वैलेंसी है, ठीक है। इसी तरीके से बोरॉन है, बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 डॉट से दिखा देंगे, कार्बन के 4 है तो 4 डॉट से, तो इनकी वैलेंसी भी 4 होगी, यानी मोर देन 4 में हम उसको 8 से माइनस कर देंगे। जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, तो इसकी वैलेंसी 5 नहीं है, इसकी वैलेंसी है 8 माइनस 5 दैट इज 3, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, 3 बॉन्ड को ही शेयर करना चाहेगा, है ना, इसको 3 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये जनरली कुछ सिनेरियोज है, केसेस है लुईस सिंबल के। तो लेट्स सी दिस कि इस रिप्रेजेंटेशन से हम कैसे आयनिक बॉन्ड को समझा सकते हैं। क्या हम आयनिक बॉन्ड को भी समझा सकते हैं इसी फिनोमेना से? तो देखिए बच्चों, हम जानते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि NaCl का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब NaCl में हमें पता है कि Na की जो कंडीशन है, ये Na और Cl आपस में जो जुड़ा हुआ है, ये कैसे जुड़ा होगा। शुरुआत में जब Na न्यूट्रल रहा होगा, जब ये न्यूट्रल होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 2,8,1, यानी वैलेंस शेल में इसके पास इलेक्ट्रॉन है 1, तो हम लुईस के रिप्रेजेंटेशन से एक डॉट दिखा देते हैं। और वहीं पर ही हम क्लोरीन का अभी अभी हमने देखा, सीधे वैलेंस शेल लिखते हैं, ठीक है। तो 2s2 2p5 है, यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है। तो होगा क्या बच्चों, यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन जो हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये अब बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बच्चों कुछ चीज़ें समझनी है कि आखिर यहाँ पर आयनिक बॉन्डिंग, पहले तो हम बात कर चुके हैं कि आयनिक बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना और क्या पॉजिटिव चार्ज बनना। कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, आयन अट्रैक्ट करेंगे और बॉन्ड बनेगा। होने वाला यहाँ पर भी वही है कि ये सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है, और लूज करने के बाद यहाँ पर से इस क्लोरीन ने गेन कर लिया। तो हुआ यही है कि सोडियम हैज लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन, यानी सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा, और जैसे ही लॉस करा तो हम जाते हैं एटम इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब एक इलेक्ट्रॉन चले गया तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है ना। एक इलेक्ट्रॉन चले गया तो भाई ऑटोमेटिकली प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया यहाँ पर सोडियम। और वहीं पर ही जो हमारा क्लोरीन है, जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, बिफोर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन वो एक न्यूट्रल था, लेकिन गेन करने के बाद अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो हमने कह दिया भाई नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी, नहीं समझे, जिनके समझ में नहीं आ रहा वो देख सकते हो भाई, 17 प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर इज 17। अब 17 प्रोटॉन है तो इसका मतलब क्या है, 2 कॉमा, ठीक है, 2,7। यहाँ पर इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 1s2, कितने हैं, 17 इलेक्ट्रॉन भी है ना।
2,7 अगर हम इसको दिखा सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 सॉरी 3s2 3p आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2,8 7। तो अब आप समझो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा आ गया तो अभी तो न्यूट्रल है ना, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज एलिमेंट जो है वो ज़्यादा हो गया ऑटोमेटिकली, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि ये दोनों आयनिकली एक दूसरे को पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। भाई ये बिल्कुल एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू हो गया, यही इसके बीच की आयनिक बॉन्डिंग है। यही आयनिक बॉन्डिंग है जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। और ये जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ये फोर्स जो है वो कहलाता है कूलाम्बिक फोर्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कूलाम्बिक फोर्स। ये किसी दो चार्ज पे लगने वाला फोर्स होता है। इस फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये इन दोनों पे डेवलप्ड चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितना बड़ा चार्ज। अब सोचिए यहाँ पर यही केस अगर हम कैल्शियम के लिए करें Ca2 पॉजिटिव, वहाँ पर क्या होता है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें 2 क्लोरीन चाहिए, तो दोनों क्लोरीन को वो एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, ये लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। एक एक इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम के वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक Cl को दीजिए, एक Cl अपना बन गया 2 पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन गया Cl, जो 2 टाइम्स Cl है, ये तो बन गया 2 पॉजिटिव, और ये Cl2 है। ठीक है, तो डेफिनेटली नेगेटिव नेगेटिव 2 टाइम्स है, तो इस तरीके से 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव आए हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो जितना मैग्नीट्यूड चार्जेस का ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ही स्ट्रांग होगा। समझिए, तो यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस जितनी बड़ी होगी उतना कम फोर्स होगा, और डिस्टेंस जितनी छोटी होगी उतना ज़्यादा फोर्स। अब ये बात निर्भर करती है इनके बॉन्ड लेंथ पे। यानी अगर बड़े साइज का एटम है कोई, मैं कहूँ कि एग्जाम्पल में अगर हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे अगर हम सोडियम और पोटेशियम में कंपैरिजन करें, तो सोडियम जो आयनिक बॉन्ड बना रहा है पॉजिटिव फील्ड और नेगेटिव फील्ड की वजह से, और जो पोटेशियम बना रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर भी सेम पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी सेम नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है, जस्ट बिकॉज एटम का साइज बहुत बड़ा है, तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो कम होगा, तो थोड़ा क्वाइट वीक होगा कंपैरिजन टू NaCl। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के लिए क्या है कि डिस्टेंस का कम होना जरूरी है। अपोजिट चार्ज आए तभी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज द लुईस बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन, जहाँ से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को इस तरीके से दिखा सकते हैं। बस आपको ये समझना है कि भाई उसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने हो जाएंगे गेन करने के बाद। अब यहाँ पर सोडियम, अच्छा यहाँ पर सवाल ये आता है कि बच्चे वाई दे आर गेनिंग, क्यों गेन करना चाह रहे हैं, मतलब कि Cl को ऐसी जरूरत क्या है कि वो गेन कर रहा है। आगे जाके सवाल ये आ सकता है जब हम कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ेंगे कि वो शेयरिंग क्यों नहीं कर। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर मैंने आपको लास्ट टाइम जब हमने आयनाइजेशन थेरेपी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का टॉपिक पढ़ा था वहाँ दिया था। देखिए आयनाइजेशन थेरेपी में कौन से एलिमेंट आते हैं, वो एलिमेंट जिनको हम बहुत कम अमाउंट में एनर्जी दें और वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो स्टेबल हो जाएं, लाइक सोडियम। अब सोडियम के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी हम इसको थोड़ी सी सफिशिएंट एनर्जी दे दें कि जिससे ये, क्योंकि ऑलरेडी बड़े साइज के एलिमेंट होते हैं, जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं दे ऑल आर बिग इन साइज, तो अगर इनको जरा सी भी एनर्जी बाहर से मिल जाए तो थोड़ी सी एनर्जी एब्सॉर्ब करके ये वैलेंस शेल से बाहर आ जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, और इनका कन्फिगरेशन फिर किसकी तरह हो जाता है, नोबल गैस की तरह, जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले देखा है ना, 2,8 हो जाएगा अगर ये इलेक्ट्रॉन चले गए, ये इलेक्ट्रॉन जाते ही। तो यानी ये एलिमेंट्स को तो अगर हम आयनाइज करना पॉसिबल है, इसका मतलब यही हुआ ना कि इनको आयनाइज करा किया जा सकता है। तो जिनको आयनाइज किया जा सकता है, यानी आयनाइज करके स्टेबल बनाया जा सकता है, तो वो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का यूज करेंगे, कहीं से भी एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेंगे, थोड़ी सी भी एनर्जी मिल गई, अब्सॉर्ब किया, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन को भगाया और खुद स्टेबल हो गए, है ना। अभी मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के पास 2,8,2 है, तो ये कहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन चले जाए तो मैं बन जाऊंगा Mg2 पॉजिटिव और स्टेबल, है ना। ये तभी पॉसिबल है जब आयनाइज होने की एबिलिटी हो, आयनाइज होने की एबिलिटी हो, है ना। ये समझे तुम्हें, इससे क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज्ड कन्फिगरेशन में आ जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं कि ये एलिमेंट जो है ये गेन करके क्यों करना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद एनर्जी रिलीज होती है एक्सोथर्मिक नेचर, तो हर सिस्टम जो है अपनी एनर्जी को लोअर स्टेट में चाहता है कि यार मेरी एनर्जी जो हो क्या होगी, स्टेबलाइज हो जाए, मतलब मेरे पास जितनी एनर्जी हो ना, मैं बहुत हायर एक्साइटेड नहीं रहूँ। कोई भी चीज़ अगर एक्साइटेड स्टेट में है तो वो उतनी एनर्जी को एमिट करके लोअर स्टेट में आना चाहेगा, कहेगा यार स्टेबलाइज होना है मुझे, यानी एक ऐसी स्थिरता लानी है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी ना हो, है ना। तो क्लोरीन क्या करेगा कि क्या है, पॉसिबल है कि भाई मेरे लिए गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन,
मैं गेन करके एनर्जी को रिलीज करके अपने आप को स्टेबलाइज बना सकता हूँ, मिनिमम एनर्जी चाहूंगा। किसी भी सिस्टम की मिनिमम एनर्जी हो जाए तो स्टेबलाइज है ना। किसी भी सिस्टम की अगर मिनिमम एनर्जी हो जाए तो वो क्या है, स्टेबलाइज्ड स्टेट में है। तो यहाँ पर क्लोरीन और सोडियम की यही एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके स्टेबलाइज होता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके, जिसकी वजह से अपोजिट चार्ज डेवलप्ड हो जाते हैं। अपोजिट चार्ज डेवलप, प्लीज माइंड इट, अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, गेनिंग और लूजिंग के बाद ही डेवलप्ड होते हैं, और इससे जो कनेक्ट होता है वही इनके बीच का आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, ये आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे कि ये जो आयनिक बॉन्डिंग बनी है ये आखिर कितने सारे स्टेप से होके गुजरी है। पिछले स्टेप में तो बहुत इजीली दिखा दिया था कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, पॉजिटिव चार्ज आया, उधर से गेन किया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज आया, अरे वाह, पॉजिटिव और नेगेटिव चलो अट्रैक्ट होते हैं। बट यहाँ तक पहुंचे कैसे, क्या क्या वो स्टेप्स थे, अब हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैं मान लीजिए कि हमारे पास कोई ए और एक्स है, सॉल्ट है, ठीक है। तो ये एक आयनिक कंपाउंड है हमारे पास, आयनिक कंपाउंड, ध्यान से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आयनिक कंपाउंड है जिसका नाम हमने ले लिया ए और एक्स ले लिया, ठीक है, लाइक NaCl। अब यहाँ पर दोनों के हमें फॉर्मेशन करनी है, आयनिक बॉन्डिंग बनानी की, आयनिक बॉन्डिंग तक पहुंचेंगे कैसे। तो सबसे पहला स्टेप जो है फॉर्मेशन ऑफ गैसियस कैटायन, यहाँ पर पहले हेडिंग डाल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैसियस कैटायन, है ना। पहले एक गैसियस कैटायन बनना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, एक एलिमेंट लाएंगे। अब इस एलिमेंट में हमारे पास जो है सोडियम भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट ए है, और ये एक स्टेट में है जो कि गैसेस स्टेट में है। गैसेस स्टेट का मतलब यहाँ पर है कि सिंगल एटॉमिक स्टेट में है। आप ये भी समझ सकते हैं कि एटॉमिक स्टेट में है ये। अब सोडियम अलोन है, ठीक है, एक एटम के फॉर्म में, बिफोर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, अभी चार्ज वगैरह कुछ नहीं आया, अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, अभी हम इसको पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बनाने वाले हैं इनको, ठीक है ना। हमें पता है कि भाई ए और एक्स है तो ये पॉजिटिव होगा डेफिनेटली, ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर एक गैसियस जो है वो क्या करेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है, आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में। ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए हमें इसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि हम देंगे, क्योंकि जब सिस्टम आयनाइज तभी हो सकता है ना जब तक वो बाहर से एनर्जी ऑब्जर्व करे, है ना। आपको पता होगा अकॉर्डिंग टू द बोर थ्योरी, हर इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल में, जिस भी शेल में होता है, उसकी एक डेफिनेट एनर्जी होती है। तो जब तक वो एनर्जी, और वो एनर्जी माइनस की, ठीक है, हम जानते हैं, क्योंकि जैसे जैसे नजदीक आएगा माइनस की, जैसे जैसे बाहर जाएगा प्लस की। अब कोई सफिशियंट अमाउंट की एनर्जी उस वैलेंस शेल में बाहर से अब्जॉर्ब हो जाए तो वो इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर चले जाएगा, मतलब वैलेंस शेल को मिल जाए तो वो तो बाहर ही निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आयनाइज करना है, हमने एनर्जी देनी है, कोई x किलो जूल एनर्जी हम दे देते हैं पर मोल। याद रखिए ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने जो एनर्जी दी है, दिस इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या नाम है इसका, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। हमने यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये एनर्जी हमने प्रोवाइड कराई है, ठीक। यहाँ पर हमारा गैसेस कैटायन बन चुका है। देखिए यहाँ पर फिर से रिमेंबर, कोई मैंने आयनिक सॉलिड नहीं लिया। अगर हमारे पास सोडियम एक सॉलिड ब्लॉक है तो वहाँ से एक एटम जो है गैस स्टेट फ्री स्टेट में आया होगा, ठीक है। तो वहाँ पर वो कैटायनिक स्टेट में आया, कैटायनिक स्टेट में कैसे आ गया भाई, आयनाइज करके, एक सिंगल एटम था। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारा सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ गैसेस एनायन। तो गैसेस एनायन कैसे बनेगा हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो गैसेस एनायन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना है कि वो किस प्रोसेस से गुजरेगा। तो सबसे पहले तो इसको एक एटॉमिक स्टेट में भी ला सकते हैं। हम ये भी दिखा सकते हैं कि Cl2 पहले, Cl2 अगर हम कोई ले रहे हैं, मान लो क्लोरीन है, Cl2 है इन द फॉर्म ऑफ X2, तो वो क्लोरीन और क्लोरीन ब्रेक होकर के क्लोरीन बनाएंगे, फिर एटम बन गया। तो हम यहाँ पर कंसिडर पहले ही कर रहे हैं कि ऑलरेडी, पहले लिख लेते हैं हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ गैसियस एनायन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी एक स्टेट मान के चल रहे हैं कि ये किसी तरीके से हमने इस क्लोरीन को एटॉमिक स्टेट में लाए, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने यहाँ पर सोडियम या किसी भी एटम, ठीक है, ये एक्स लेना चाहिए हमें, ठीक है, इसको एक्स ले लेते हैं, एक्स गैसेस स्टेट में ऑलरेडी है। मान लो कि पहले ये कभी X2 रहा होगा, तो X2 से पहले हमने इसको ब्रेक करके एक्स बनाया होगा ना, X2 से ब्रेक करा होगा, फिर ये जाकर के एक्स बना होगा। तो हम इसको ऑलरेडी एक्स स्टेट में ला चुके हैं, ठीक है। वो एनर्जी फिलहाल हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बट वो भी है, उसका यूज़ भी हम करेंगे, ऐसा नहीं है। कभी आगे फ्यूचर में जब हम
बॉर्न हैव अ साइकिल टाइप कुछ टॉपिक पढ़ेंगे तो उस समय हम देखेंगे सब कुछ ही, सारी डिटेल में देखेंगे। अभी उतना रिक्वायर्ड नहीं है ना एज ऑफ नाउ, तो हम इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जिसको हम बोलेंगे भाई ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जैसे यहाँ पर ये एक तरीके से सॉलिड स्टेट से सीधे गैसेस में कैसे आ गया। मान लो सोडियम ब्लॉक लाए आप, सोडियम ब्लॉक लाए तो सोडियम तो सारे सॉलिड 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 इतने सारे सब साथ साथ है, अचानक एक एटम बाहर निकाला, तो इसमें जरूर उसको हमने सब्लिमाइज्ड किया होगा, है ना, कि सॉलिड स्टेट में रहा है और डायरेक्ट गैस में आ गया, सब्लिमेशन एंथैल्पी, है ना। अभी यहाँ पर ये मॉलिक्यूल स्टेट में था क्लोरीन या CH2, अचानक एटम स्टेट में आ गया तो एटॉमिक एंथैल्पी, है ना, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो ये छोटी छोटी एंथैल्पीज का भी सम हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम कभी आगे को फर्दर जरूर पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर सिर्फ आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन देखनी है, जिसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है, लाइक यहाँ पर गैसेस कैटायन, क्योंकि हमें तो ये देखना ना आयनिक बॉन्डिंग कैसे बनी, हम जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से। तो फिलहाल हमारा फोकस यहाँ पर यही है कि गैसेस पॉजिटिव चार्ज कैसे बना होगा और नेगेटिव चार्ज कैसे बना है, और उसके लिए क्या क्या एनर्जी का चेंज हुआ है। तो हम यहाँ पर ये एक्स एक गैसेस स्टेट में है, और सडनली यहाँ पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जो एब्जॉर्ब किया गया इस एक्स के द्वारा, और ये तुरंत कन्वर्ट हो गया एक्स नेगेटिव में। और इस समय जो हमने एनर्जी दी है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंड प्लीज रिमेंबर, ये माइनस की होगी, सिस्टम से एनर्जी रिलीज हुई है। आई टोल्ड यू कि भाई कोई भी सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है ताकि स्टेबलाइज हो जाए, अपने आप को स्टेबलाइज कर, मिनिमम एनर्जी की स्टेट में रहना चाहेगा, -y किलो जूल पर मोल होने के लिए, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है, ये भी मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बता चुका हूँ कि दिस हैपेंस फॉर द मोनोवेलेंट एनायन। अब डाइवेलेंट एनायन के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डाइवेलेंट एनायन मतलब कि जैसे कि ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन को एक तो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, एक एक करके ही गेन करेगा। ओ नेगेटिव बना, मान लो दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करना स्टेबल होने के लिए, ठीक है। जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 है, अभी तो 2,7 हुआ है ना। तो 2,8 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और लेना, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज और ये इसके ऊपर नेगेटिव फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों कैसे पॉसिबल है। तो इस स्टेट में फर्स्ट आयन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो हमारी क्या होती है, नेगेटिव होती है। लेकिन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, O2 नेगेटिव की, क्योंकि उसको हमें पुश करना पड़ेगा, वो खुद तो ले नहीं पा रहा है, अपने आप को 2,8 बनाना है ना इसमें, 2,8। लेकिन 2,8 तो तभी बनेगा जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव फील्ड जो इसके ऊपर जनरेटेड है वो उसको आने नहीं दे रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। तो जनरली यहाँ पर ये भी समझना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है आपकी नॉट ऑलवेज नेगेटिव, ठीक। मोनोवेलेंट एनायन में नेगेटिव रहेगी, ये बात क्लियर है, ठीक। और जो कि ऐसी स्टेट में आने के बाद ही अनस्टेबल भी होता है, ये भी बात सही है कि भाई आप एनर्जी दे रहे हो, फिर अचानक मॉलिक्यूल गेन तो कर लिया इलेक्ट्रॉन, लेकिन बहुत देर तक एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, तो वो एनर्जी भी एमिट कर देता है, इलेक्ट्रॉन भी एमिट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दो फेज आ गए हैं जहाँ पर हमने फॉर्मेशन ऑफ गैसेस एनायन देखा और फॉर्मेशन ऑफ गैसेस कैटायन देखा। अब बच्चों क्या होगा कि यहाँ पर थर्ड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ आयनिक सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयनिक सॉलिड। तो यहाँ पर आयनिक सॉलिड कैसे बनेगा। तो बच्चों ऐसा होता है कि भाई कई सारे, आप ये समझो कि कई सारे छोटे छोटे हमारे पास गैसेस कैटायन और गैसेस एनायन एटमॉस्फेयर में तैर रहे हैं, है ना। ये बहुत सारे जो हैं, ये पॉजिटिव आया, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर एक्स नेगेटिव था, और ये फिर कहीं ये पॉजिटिव है, ये घूम रहे हैं स्पेस में, ये एक्स नेगेटिव आए बहुत सारे हैं। ये समझ लो 10⁻⁻16.0 टू 10⁻23, है ना। ये सारे हमारे पास जो हैं, ये सब के सब आयनिक सॉलिड हैं। तो हमारे पास आयनिक सॉलिड है, तो ऐसे ही रहने देते हैं, फिर इरेज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि स्क्रीन में आगे मैं फॉर्मेशन ऑफ आयनिक सॉलिड जो है ये क्लियर समझा सकूँ, इसके लिए मुझे क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो बात क्या थी कि फॉर्मेशन ऑफ आयनिक सॉलिड, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक सॉलिड। तो मैंने कहा कि कई सारे एटम्स है जो गैसेस फॉर्म में है, कैटायन फॉर्म में है, और हमारे पास एनायन फॉर्म में मैक्सिमम है, बहुत सारे हैं, एक्स नेगेटिव ए पॉजिटिव। अब इनको पता चलता है कि भाई हम लोगों के ऊपर तो अपोजिट चार्ज डेवलप्ड हो गया, तो ये सारे के सारे ना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होना स्टार्ट कर देते हैं, यानी ये अप्रोच इनकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये अप्रोच ऐसे स्टार्ट होती है बच्चों की, यहाँ पर सिंगल एटम की बात नहीं चल रही, ये सिंगल एनायन की बात नहीं, कैटायन और एनायन कई सारे हैं, इतने सारे हैं कि बिल्कुल बल्क में है। अब ये जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनको पास लाता है, वो इतना पास ले आता है पास पास कि थोड़ी देर में इनका रिजल्ट क्या मिलता है कि ए पॉजिटिव गैसेस स्टेट में थे, रिमेंबर, और यहाँ पर
एक्स नेगेटिव गैसेस स्टेट में थी, गैसेस कैटायन गैसेस एनायन टुगेदर दे कंबाइन टू फॉर्म आयनिक सॉलिड, अब ये सॉलिड बन गए। यानी गैसेस स्टेट और इनके इतने सारे जब बल्क में पॉजिटिव आयन बल्क में नेगेटिव चार्ज जब इतने सारे हो जाएंगे, जब उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्ट करेगा, तो ये अचानक जिस फॉर्मेशन का जिसका फॉर्म करते हैं, जो स्टेट लाते हैं, वो एक सॉलिड स्टेट आती है। अब सॉलिड स्टेट तो एक एग्जिस्टिंग स्टेट है ना, एक स्ट्रॉन्ग ठोस स्टेट है, एक ऐसी स्टेट जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि यार ये यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मजबूत चीज है। तो जो स्पेस होगी, जो कुछ तो वॉल्यूम घेरा ही होगा इसने कुछ जगह, है ना। अब आप समझो कि यहाँ पर ये स्टेट कैसे कई सारे, मैंने तो मैक्सिमम बोला, ये तो 1 मोल है, 1 मोल में 6.0 टू 10.23, यहाँ पर भी 1 मोल है एनायन, और ये 1 मोल आयनिक सॉलिड कंबाइन हो गया। तो इस समय एक क्रिस्टल लेटिसाइट का फॉर्मेशन होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पर धीरे धीरे कई सारी चीजें मिल करके जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। ये समझो कि अगर हम कई सारे ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं, और उनको फैला दे ग्राउंड में, अब अचानक उन्हीं ईंटों को जो साथ में रख दें, पहले तो ईंट हमने पूरे ग्राउंड में फैला रखी हैं, ठीक है, और दूर दूर रखी है, एक को दूर उसको दूर, अचानक हमने सबको साथ में रख दिया, अब वो क्या हो गया, ठोस बन गई। पहले तो गैप था हर एक के बीच में, दूर दूर फैली हुई थी, है ना, सबके बीच में 1 1 मीटर का डिस्टेंस था, अचानक अब सबको साथ में बल्क में रख दिया, सॉलिड बन गए। तो वो एक स्पेस है ना, एक वॉल्यूम घेरा हुआ है, जगह है, तो जहाँ पर वो स्पेस, जहाँ पर ये एटम्स रह रहे हैं, हम देखा ना कई बार बल्क में हमने रख दिया ऐसे करके, ये क्यूब देखा ना सोडियम सॉल्ट का। अब सोडियम सॉल्ट का अगर आपने टेबल सॉल्ट का देखा है तो क्या देखा है, NaCl। तो इसमें NaCl को इस फॉर्म में थोड़ी ना, ये तो कई सारे हैं, NaCl, फिर यहाँ पर Na, ये चलते रहेगा, 3 डायमेंशन नेटवर्क चलते रहेगा इसका, है ना। 3 डायमेंशन, पीछे को नीचे को भी, इसके डाउन में भी जो होगा Cl नेगेटिव, इसके अप में भी Cl नेगेटिव, वैसे इसके नीचे Na पॉजिटिव, इसके दाएं में Na पॉजिटिव, ये नेटवर्क बन गया एक 3 डायमेंशन। और ये नेटवर्क जो फॉर्मेशन कर रहा है इस समय, ये जो पोजीशन है जिस समय एटम जहाँ रह रहे हैं, इनको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस साइट। जहाँ पर एटम रहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, लेटिस साइट, लेटिस साइट, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से लेटिस साइट, यानी एक लेटिस साइट है, जहाँ पर हम ये Cl नेगेटिव रहा, अब मान लो मैं इसको Na पॉजिटिव को बाहर निकाल दूँ, तो ये खाली हो जाएगी जगह, है। तो इसी तरीके से क्या होता है, कोई भी सॉल्ट घुलता है, डिसॉल्व होता है, वो धीरे धीरे अपने पोजीशन से बाहर आ रहा है। जैसे मान लो हम नमक का पूरा टुकड़ा है, इसमें से Cl नेगेटिव क्या है, वो अपनी पोजीशन से हट के बाहर आ, तो खाली होगी जगह, क्योंकि लेटिस साइट एम्प्टी, Na पॉजिटिव बाहर है, तो एक एक धीरे धीरे तो बाहर आएगा, एक एक करके तो बाहर आएंगे। बड़ा क्यूब का सॉल्ट होगा, धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, कैसे बाहर होगा, ऐसे ही तो होगा Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ लेटिस साइट हुआ है ना, क्रिस्टल लेटिस साइट का फॉर्मेशन हुआ है, यानी एक ऐसी पोजीशन जहाँ पर Cl नेगेटिव और यहाँ पर X नेगेटिव और A पॉजिटिव जैसे कैटायन और एनायन आपस में जुड़ सकते हैं और एक क्यूब का फॉर्मेशन करें, एक सॉलिड स्टेट का फॉर्मेशन करें। तो इस तरह से जो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई है ना, इस लेटिस को बनाने के लिए, इस लेटिस साइट को बनाने के लिए, इसको बोलते हैं हम लेटिस एंथैल्पी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, लेटिस एंथैल्पी, जो कि नेगेटिव की है, रिलीज हुई है इस समय एनर्जी, है ना। यहाँ पर ये भी एक नेगेटिव फॉर्म में होगी। तो लेटिस एंथैल्पी का इसलिए फॉर्मेशन है, मैंने इसलिए आपको इतना डिटेल बताया, जब कोई सॉल्ट भी डिसॉल्व होता है तो लेटिस साइट से ही बाहर आता है। मैं जो मुझे डिसॉल्व करना है तो Cl नेगेटिव को बाकी Na पॉजिटिव से छुड़ा करके हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर से क्यूब जो है ऐसा हो जाएगा लगभग ये, अगर इमेजिन करें 1 मिनट के लिए। और अगर हम इसको और डिसॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर मान लो Na पॉजिटिव है, मैं ऐसी एनर्जी दूंगा, इतनी एनर्जी दूंगा, बाहर से गर्म करूंगा, बॉईल करूंगा, कि अपनी लेटिस साइड से बाहर आ जाए, लेटिस साइड से। तो हम तब ये इमेजिन कर सकते हैं, अब ये छोटा हो गया सॉल्ट ऐसे करके, है ना, पहले इतना बड़ा था, अब यहाँ से कट गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये अपोजिट भी हो सकता है, क्या कि लेटिस एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है, कैसे ले सकते हैं, कि जब हमें उसे आयनिक सॉलिड से गैसेस कैटायन और गैसेस एनायन में कन्वर्ट करना है। सो converting the ionic solid into the gases cation and gases anion, lattice energy is required। अपोजिट डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन अपोजिट बन गई, ठीक है। तो क्या काम है, कन्वर्टिंग द आयनिक सॉलिड इनटू गैसेस कैटायन एंड गैसेस एनायन, लैटिस एंथैल्पी इज रिक्वायर्ड। उस समय लैटिस एंथैल्पी प्लस की हो जाएगी। जब हम कोई सॉल्ट घुलाते हैं ना, डिसॉल्व करते हैं, कोई सॉल्ट डिसॉल्व करते हो बच्चों, आगे एक सवाल आएगा, बड़ा अच्छा सवाल है। जैसे कि मैं 2 सॉल्ट ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा डिटेल में चले गए हमें। जैसे कि एक मैग्नीशियम सल्फेट है, एक बेरियम सल्फेट है, दोनों जो है कैटायन और एनायन पॉजेस करते हैं, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव। तो कहा जाता है कि ये तो बहुत अच्छा सॉल्युबल है, लेकिन ये इनसॉल्युबल है, ये घुलता ही नहीं है, ये पानी में डिजोल्व भी नहीं होता, ये बहुत अच्छे से घुल जाए। अब आप समझ जाओ कि इसको, जैसे हमने NaCl को बाहर निकाला ना, Cl को बाहर निकालने के लिए एनर्जी दी होगी, फिर Na को निकालने के लिए, वो इसमें पॉसिबल नहीं हो पा रही होगी, यानी हम इतनी एनर्जी दे दें कि Ba पॉजिटिव अपने लेटिस साइड से बाहर ही नहीं आ रहा है, SO4 2 नेगेटिव अपने लेटिस साइड से बाहर ही नहीं आ रहा है। कितनी एनर्जी दे दो, बहुत एनर्जी बाहर से दे दी,
है ना, पूरा घुला दिया, चम्मच से हिला दिया, हाई टेम्परेचर दे दिया, लेकिन वहीं पर MgSO4 ये बाहर आ जा रहा है, तो यानी लैटिस एंथैल्पी सफिशिएंट है इनको ब्रेक करने के लिए। तो उस समय हम लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी को अपोजिट पढ़ रहे हैं कि आयनिक सॉलिड से गैसेस कैटायन और गैसेस एनायन में कन्वर्ट करने की एनर्जी को लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। अभी जो हुआ है कंडीशन वो ये हुआ है कि गैसेस कैटायन और गैसेस एनायन कंबाइन टू फॉर्म आयनिक सॉलिड विथ रिलीज ऑफ लैटिस एनर्जी। तो बच्चों एक नया वर्ड आ गया यहाँ पर, लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, इसको हमने ढंग से समझना है। अब इसका दोबारा हम ही थोड़ी देर में बात और करेंगे। ठीक हो गया। अब बच्चों यहाँ पर सबसे बड़ी जरूरी क्या है कि तीनों में हमने क्या क्या एनर्जी पढ़ी। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर दूं, क्लियर कर दूं। चलिए ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं, नोट कर लेंगे ना। ठीक है, तो अभी हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड थी आयनाइजेशन एंथैल्पी की, यानी हमने Na पॉजिटिव, Na को Na पॉजिटिव बनाया, शॉर्ट में चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या दिया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये एनर्जी प्रोवाइड कराई। ठीक हो गया। सेकंड केस में था कि जो रिलीज इलेक्ट्रॉन था उसको गेन किया हमारे Cl ने और बन गया Cl नेगेटिव। तो उस समय जो एनर्जी रिलीज हुई थी उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। थर्ड केस जो है वो ये है कि जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में कंबाइन होते हैं तो NaCl बन गया। तो और समय जब सॉलिड बना तो इसको क्या बोलते हैं हम, लैटिस एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इजीली अगर आयनाइज्ड हो गया तो कैटायन बन जाएगा, है। तो यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन ये है कि आयनाइजेशन थेरेपी जितनी लो हो, यानी कम से कम एनर्जी अगर मिले सोडियम को, तो वो बहुत आसानी से आयनाइज्ड हो जाएगा, है ना। और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी, यानी समझे आप, तो यहाँ पर ओवरऑल फैक्टर ये है कि टोटल एनर्जी रिलीज्ड। ठीक, यहाँ पर ये समझो स्टेबल के लिए हम यहाँ पर एक लाइन बना देते हैं, एक लाइन लिख लेते हैं। ठीक है, तो तीनों के लिए तीन एनर्जी हमने डिसाइड करी है, तीनों के लिए हम स्टेप बना लेते हैं। फॉर स्टेबल आयनिक बॉन्ड, फॉर स्टेबल आयनिक बॉन्ड, फॉर स्टेबल आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड के स्टेबल होने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि रिलीज एनर्जी, क्योंकि लैटिस एंथैल्पी सबसे ज्यादा लास्ट में रिलीज हुई ना, तो ये भी तो एक्सोथर्मिक थी, इसको लिख लो ना एक्सोथर्मिक। लेकिन रिमेंबर ये आयनिक सॉलिड में बनने के लिए, तो यहाँ पर हम कहेंगे रिलीज एनर्जी इस, इट शुड बी ग्रेटर देन टोटल एनर्जी रिलीज्ड, टोटल एनर्जी जो रिलीज हुई। तो टोटल एनर्जी रिलीज्ड, जो हमारी एनर्जी रिलीज्ड है वो आपके टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब से क्या होनी चाहिए, थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, अब इसका रीज़न यही है कि बच्चों यहाँ पर जितनी भी रिलीज एनर्जी है वो टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब से इसलिए ज़्यादा कि एनर्जी हर मॉलिक्यूल जब बनता है तो एक लोअर एनर्जी स्टेट में आना चाहेगा, और लोअर एनर्जी स्टेट में आने के लिए उसको ये समझ लीजिए अगर आयनाइजेशन थेरेपी बहुत हाई हो जाएगी, मतलब हमारा एटम आयनाइज ही नहीं हो पाया, गैसेस कैटायन ही नहीं बन पाया। जब वो आयनाइज ही नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आगे कोई कैटायन बनेगा नहीं, कैटायन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होगी, है ना। दूसरा ये भी फैक्टर्स, अब वो फैक्टर्स क्या क्या हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। चलिए ठीक है, क्या क्या एक्स नेगेटिव हैं, कई सारे हैं, और ए पॉजिटिव एक्स नेगेटिव कई सारे हमारे पास जुड़ रहे हैं। तो ये आपस में कनेक्ट करके आयनिक सॉलिड क्यों बना रहे हैं, ताकि एक पर्टिकुलर नेटवर्क बन जाए, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। और वो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनने के लिए इनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। तो लैटिस एंथैल्पी भी जितनी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होगी, है ना, जितनी ज़्यादा अच्छी लैटिस एंथैल्पी होगी, यानी दो गैसेस कैटायन और एनायन आपस में कंबाइन होकर आयनिक सॉलिड बना रहे हैं हजारों, तो उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होने से स्टेबलाइज्ड सॉलिड आयनिक का बनेगा, है ना। समझे ना, मेरी केस समझ में आया कि लैटिस एंथैल्पी कैसे वर्क करेगी। भाई नेटवर्क को बनाना है, थ्री डायमेंशन नेटवर्क बनेगा, देखो थ्री डायमेंशन नेटवर्क, जैसे अगर मैं दिखाऊं NaCl, NaCl, ये Cl, ये Cl इधर आ गया, इधर Na, है ना, ये नेटवर्क बन रहा है, देखो सॉल्ट का एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। इस तरीके से नेटवर्क चलते रहेगा थ्री डायमेंशन। अब ये नेटवर्क तो तभी बनेगा जब सारे स्पेस के गैसेस कैटायन और एनायन एक दूसरे के पास पास आ जाए, है ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो ये आयनिक के लिए अट्रैक्ट इतना स्ट्रांग होगा, उतना ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, और ये लैटिस एंथैल्पी उतनी अच्छी होगी। तो स्टेबल मॉलिक्यूल ऑफ एक आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन होगा। तो बच्चों यहाँ पर यही है कि कंक्लूजन हमने लास्ट में यही निकाला कि भाई कैटायन बनाने के लिए आयनेशन एंथैल्पी को लो होना पड़ेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा हाई होगी, यानी नेगेटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी।
तो ठीक है, ये फेवर होगा। और लैटिस एंथैल्पी जितनी हाई हो, क्योंकि जितने ज़्यादा नेगेटिव आयन और अपोजिट आयन जुड़ेंगे, एक नेटवर्क को बनाएंगे, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतना अच्छा एक स्टेबल आयनिक बॉन्ड का बनेगा। तो ये बच्चों हमारे पास वो फैक्टर्स थे जिन्होंने फेवर किया आयनिक बॉन्ड को। अब बात करते हैं इसमें हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं आयनिक बॉन्ड की। सबसे पहले तो फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट के बारे में तो हम यहाँ पर यही कहेंगे कि सबके सब फिजिकल स्टेट में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिक्स देखा आपने अभी एग्जाम्पल के तौर पे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। यानी अगर हम एक Na को देखूं तो Cl 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 और ये Cl, यानी 4 Cl हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ऐसे ही ये भी Na होगा, Cl होगा, जो कि 6 Na से आसपास सराउंडेड होगा, है ना। 4 आगे पीछे, 2 ऊपर नीचे, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बन रहा है ना हर डायरेक्शन से, एक 3 डायमेंशन नेटवर्क बन रहा है। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। इनमें आपस में जो बॉन्डिंग बनेगी वो बहुत स्ट्रांग होती है। इतनी स्ट्रांग होती है कि इसको ईजिली ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, हमें बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ती है ना, बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाकर के ये आपस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो ब्रेक होता है। तो फिजिकल स्टेट ये इनकी क्या है, सॉलिड नेटवर्क की होती है, क्योंकि 3 डायमेंशन स्पेस में एक्सेस करते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर इनका कुछ भी हो सकता है, जनरली यहाँ पर हमारे पास सोडियम के क्लोराइड इसके केस में 6 होता है, यानी एक एटम 6 से सराउंडेड है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। सेम फिनोमेना है, अगर हमें इनको मेल्ट करना है तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट और हाई मेल्टिंग पॉइंट होगी, यानी वो ब्रेकिंग ईजी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आयनिक फोर्स बहुत स्ट्रांग है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का फोर्स जो है नेटवर्क के बीच में, वो क्या है, बहुत स्ट्रांग है। वो इतना स्ट्रांग है कि इनको आसानी से ब्रेक करके मेल्ट करने के लिए नहीं देना चाहेगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो बहुत अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, लेकिन किसी डिसॉल्व्ड स्टेट में, एक्वस स्टेट में, या फिर मॉल्टन पिघले हुए स्टेट में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज गुड। ठीक, गुड मतलब इन एक्वस, इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मॉल्टन स्टेट। क्यों? क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में, अब आपने देखा, समझ गया एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा कि ये पानी में जाएंगे, पानी में जा करके, अभी यहाँ पर एक टॉपिक इसके बाद ही प्रॉपर्टी आती है जिसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। बच्चों सॉल्युबिलिटी को समझना। अब यहाँ समझ लो सॉल्युबिलिटी कैसे डिसॉल्व होता है, और सॉल्युबिलिटी से ही मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, फिर वहीं से बताता हूँ। अब ये आपने देखा ना, नेटवर्क हमारे पास क्या है, NaCl का, मैं फिर से बना देता हूँ, NaCl NaCl। ठीक है, Cl Na और ये Cl आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको डिसॉल्व करना है। तो मुझे डिसॉल्व करने के लिए ये एटम सोडियम को बाहर निकालना पड़ेगा, यहाँ से Cl को बाहर निकालना पड़ेगा, ऐसे करके धीरे धीरे करके मुझे सभी कैटायन और एनायन को बाहर निकालना है, यानी पानी में डालना है। तो यहाँ पर वाटर जो है सॉल्वेंट ना, ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है, सॉल्वेंट जो है हमारे पास वाटर है, और वाटर की जो है डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू जो है इसकी होती है अराउंड 82 होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं सोडियम क्लोराइड को ऊपर स्पेस में ले आऊं, अभी जैसे टेबल में, तो यहाँ पर Na और Cl आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो वो फोर्स लगेगा, है ना। वो सपोज फोर्स हो गया, वो फोर्स है F। ठीक, जो इनके बीच में लग रहा है, कब? जब पानी में नहीं डाला है। अचानक क्या हो गया कि जैसे ही इसको पानी में डाला, तो पानी यहाँ पर क्या है ना, बीच में एक मीडियम का काम कर रहा है, जो कि दोनों के बीच को हटा रहा है, इनको ब्रेक कर रहा है, उनको दूर दूर सेपरेट कर रहा है। मतलब कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्पेस में हवा में लग रहा था, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 82 टाइम्स क्या है, कम हो जाएगा वाटर में। ऐसा समझ लो, यानी समझो कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड था ना स्पेस में बहुत स्ट्रांग, पानी में जाते ही ये डाइलेक्ट्रिक वैल्यू क्या कर देगा, इनके बीच के अट्रैक्शन को ब्रेक करेगा, दोनों से कहेगा H2 कि भाई दूर दूर होना स्टार्ट करो आप लोग, ये अलाउ नहीं है मेरे मीडियम में, ये मेरे मीडियम में अलाउ नहीं है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Na पॉजिटिव को। Na और पॉजिटिव से कहेगा कि भाई मैं आपको सेपरेट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से सेपरेट करेगा Cr और नेगेटिव को, कौन कर रहा है, ये H2O। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि इनमें डाइलेक्ट्रिक वैल्यू इसकी बहुत अच्छी है, यानी ये क्या करेगा, जो अट्रैक्शन मैग्नीट्यूड का स्पेस में था पानी में जाकर के, वो बिल्कुल बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। इससे क्या होगा कि ये अपनी लेटेस्ट, अब देखो मैंने बताया था ना कि जब दोनों आपस में जुड़े थे तो एनर्जी रिलीज हुई थी, जिसको हमने लैटिस एंथैल्पी बोला था, रिलीज एनर्जी को लैटिस एंथैल्पी। अब मुझे वापस को गैसेस कैटायन और एनायन में लाना है, तो मुझे वही एनर्जी देनी भी तो पड़ेगी, वही एनर्जी देनी भी तो पड़ेगी, लैटिस एनर्जी जो बनते वक्त रिलीज हुई थी उतनी ही देनी पड़ेगी। तो अब आप समझो कि पानी में ये लैटिस एंथैल्पी कम नहीं हो जाएगी, पानी में तो अब ऐसा मीडियम आ गया जो इनको ऑलरेडी सेपरेट करने में लगा है, तो वो लैटिस एंथैल्पी बहुत कम हो जाएगी। तो जिससे क्या हो जाएगी, ये आयंस जो है इजीली बाहर आ जाएंगे, इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। अब समझो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जब ये डिसॉल्व हो जाएंगे तो मोशन करने लग जाएंगे, है ना, मोशन करने लग जाएंगे नेगेटिव।
और इनके मोशन से ही क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट, जैसे ही गए अपोजिट चार्ज में गए, अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड्स में गए, वहां जाकर के नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज रिलीज किया, डिस्चार्ज हुए और इलेक्ट्रिक करंट बहने लग गई। इसी को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो इस तरीके से सॉलिबिलिटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी समझ सकते हैं। ठीक है, सॉलिबिलिटी का क्राइटेरिया समझ में आ गया कि यहाँ पर सॉल्वेंट में वाटर कैसे काम करता है ना। तो ये प्रॉपर्टीज थी। तो डियर स्टूडेंट्स, यही था अब तक का टॉपिक जहाँ पर हमने आयनिक बॉन्ड को डिटेल में समझा। ठीक है, और यही सारे फैक्टर्स थे, फिजिकल स्टेट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जितना हो सकता था हमने कोशिश करी इसको समझने की। ठीक है, लेट्स मीट इन द अनदर टॉपिक। ठीक है, हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप डूइंग द स्टडीज एंड थैंक यू वेरी मच।